हेलो और वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका करण सर फार्मा क्लासेस में। और आज हम डिस्कशन करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे। थंबनेल से आप समझ ही गए होंगे, जो थंबनेल का मेरा टाइटल है, हु डिस्कवर ड्रग। डॉक्टर करते हैं। ड्रग की डिस्कवरी कौन करता है? क्या डॉक्टर करते हैं? फार्मासिस्ट करता है? कौन करता है? मतलब ड्रग की डिस्कवरी में किन किन लोगों का हाथ होता है, आज की वीडियो के अंदर हम यही डिस्कशन करेंगे। तो ज़्यादा समय नहीं गवाते और वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो ड्रग डिस्कवरी होती है, उस ड्रग डिस्कवरी के अंदर जो 4 लोग या 4 डिपार्टमेंट के लोग जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, उनके बारे में आपको बता दूं। वो 4 लोग होते हैं: फार्मास्यूटिकल बायोलॉजिस्ट, क्लिनिकल फार्मासिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ मॉलिक्यूलर एंड सेलुलर बायोसाइंस और फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से जुड़े हुए लोग। जी हाँ, ये 4 अलग अलग डिपार्टमेंट से जुड़े हुए लोग ही किसी जो हमारी ड्रग की डिस्कवरी होती है उसके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। यहाँ पर मैं एक शॉर्ट में आपको ये भी बताना चाहूँगा कि मैंने अपने काफ़ी वीडियोस के अंदर पहले भी ड्रग डिस्कवरी के ऊपर बहुत कुछ बात कर चुका हूँ, बट एक शॉर्ट में आपको बता दूँ कि ड्रग डिस्कवरी किस तरीके से होती है। एक शॉर्ट में हम समझेंगे। सबसे पहले एक रॉ केमिकल की हेल्प से हम किसको बनाते हैं? एपीआई को बनाते हैं। एपीआई, जब हमारे पास एपीआई आ जाता है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, उस एपीआई से हम एक फॉर्मुलेशन डेवलप करते हैं और उस फॉर्मुलेशन का यूज़ करते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि फॉर्मुलेशन, एपीआई से फॉर्मुलेशन के अंदर हम एपीआई को फॉर्मुलेट, का मतलब हो गया कि उस एपीआई को हम फॉर्मुलेट करेंगे अलग अलग डोजेस फॉर्म में। उससे या तो हम टैबलेट बनाएंगे, कैप्सूल बनाएंगे, कुछ भी बना सकते हैं। जो भी डोजेस फॉर्म अवेलेबल हैं, सायरप बना सकते हैं, इमल्शन, सस्पेंशन, कोई भी फॉर्मुलेशन हम एपीआई की हेल्प से बनाएंगे। उसके अंदर हम अदर एडिटिव्स भी ऐड करेंगे एपीआई के अंदर और एक फॉर्मुलेशन हम डेवलप कर लेंगे। उस फॉर्मुलेशन को हम फिर सबसे पहले हम एनिमल्स के ऊपर ट्राई करेंगे, एनिमल्स के ऊपर उसकी चेकिंग करेंगे। एनिमल्स से अगर हमको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो उस फॉर्मुलेशन की फिर हम ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल्स करते हैं और फिर हमको हमारा प्रोडक्ट मिल जाता है, जिसकी हम मैन्युफैक्चरिंग करके प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में सेल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, बिल्कुल सिंपल सा एक प्रोसीजर मैंने आपको बताया है, बट यहाँ पर देखिए हर जो फेज है ना, उसका टाइम निश्चित है कि वो इतना टाइम लेगा। बट ये प्रोसेस डेवलपमेंट स्केल अप वाला जो पॉइंट है, जहाँ पर हम एनिमल्स ट्रायल्स करते हैं, ह्यूमन ट्रायल्स करते हैं, यहाँ पर यही एक ऐसा क्षण होता है जो सबसे ज़्यादा निर्णायक होता है। और यहीं पे हमारी जो ड्रग है, जो नई फॉर्मुलेशन है, वो आगे जाएगी कि वापस पीछे जाना पड़ेगा हमको, यही वाला पॉइंट डिसाइड करता है। इसीलिए इसका किसी भी टाइप का टाइम निर्धारित नहीं है। हो सकता है कि जो एक टाइम है 2 साल, 3 साल, 4 साल का, उसके अंदर ये पूरी प्रोसेस हो जाए, और हो सकता है कि काफ़ी समय बीतने के बाद भी ये वाला चरण पास ना हो। बट जब तक ये वाला फेज क्लियर नहीं होगा, तब तक हमारी ड्रग मैन्युफैक्चर्ड नहीं होगी और मार्केट में नहीं जा पाएगी। तो यहाँ पर मैंने आपको बहुत ही ईजी वे में बता दिया। अब हम ये डिस्कशन करेंगे कि जो ड्रग डिस्कवरी होती है, वहाँ पर किन किन लोगों का रोल होता है और कौन कौन सी फेज में होता है। तो चलिए अब हम एक एक करके एक एक फेज को समझेंगे और वहाँ पर हम ये देखेंगे कि वहाँ पर कौन अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो यहाँ पर यहाँ पर 7 तरह की फेज होती है, और जो सबसे पहली जो पॉइंट होता है वो होता है आइडेंटिफाई बायोलॉजिकल टारगेट। मतलब सबसे पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना होता है कि दिक्कत कहाँ पर आ रही है, कौन सी ऐसी डिजीज़ हो गई है, कौन सा ऐसा रोग हो गया है, बीमारी क्या है, प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम को सबसे पहले पता कौन लगाएगा? सीधी सी बात है, जब पेशेंट किसी डॉक्टर को दिखाने जाएगा तो डॉक्टर को ही पता चलेगा कि भैया इस पेशेंट को ये प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से रिलेटेड मार्केट के अंदर किसी भी टाइप की दवाई अवेलेबल नहीं है। तो डॉक्टर ही ऐसा पहला पर्सन होता है जिसको ये बात पता चलती है कि यार ये एक नई डिजीज़ आ गई है, एक नई बीमारी जो है वो मार्केट में आ चुकी है, जो कि काफ़ी पेशेंट्स को होती जा रही है। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कौन करता है? डॉक्टर या बायोलॉजिस्ट। ठीक होगी बात। तो सबसे पहले तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है। ये प्रॉब्लम जो है वो फिर फार्मा इंडस्ट्रीज़ को बताई जाती है या गवर्नमेंट को बताई जाती है। तो गवर्नमेंट की जितनी भी R&D लेबोरेटरीज होती हैं, वो उस डिजीज़ के ऊपर काम करना स्टार्ट करती हैं। और वो क्या काम करेंगी? सबसे पहले वो आइडेंटिफाई करेंगी कि एग्जैक्ट पोजीशन कौन सी है जहाँ पर ये प्रॉब्लम हो रही है, ऐसा कौन सा ऑर्गन है, ऐसा कौन सा एंजाइम है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही है। तो उसको बोलेंगे हम प्रायोरिटीज़ या वैलिडेट टारगेट। टारगेट के बारे में पता करेंगे कि कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पर ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। तो टारगेट का हमको पता लगाना होगा, जिसके लिए हमको दवाई बनानी है। ठीक है, अभी हमने दवाई बनाना स्टार्ट नहीं करा है, अभी हम पहले उसका पता लगाएंगे कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है। तो वो पता लगाते हैं फार्माकोलॉजिस्ट या केमिस्ट्री से जुड़े हुए लोग। जी हाँ, ये 2 लोग अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं R&D के अंदर, जो ये पता लगाते हैं कि प्रॉब्लम कहाँ है, उसका टारगेट क्या है। उसके बाद जब हमको टारगेट का पता चल जाता है, तो उसके बाद हम क्या करते हैं? आइडेंटिफाई एंड ऑप्टिमाइज लीड मॉलिक्यूल।
लीड मॉलिक्यूल का मतलब है कि अब हम उस लीड मॉलिक्यूल का डेवलपमेंट में लग जाते हैं, उस केमिकल मॉलिक्यूल के डेवलपमेंट में लग जाते हैं, या सीधे साधे शब्दों में बोलें हम एपीआई को डेवलप करते हैं, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, जिसकी हेल्प से हम एक फॉर्मुलेशन बनाएंगे, एक ड्रग बनाएंगे। तो एपीआई को डेवलप करने में जो लोग होते हैं वो होते हैं केमिस्ट्री से जुड़े हुए लोग और फार्माकोलॉजी से जुड़े हुए लोग। ठीक होगी बात। तो यहाँ पर आपने एक चीज़ देख रहे हैं कि दो लोग, खासकर फार्माकोलॉजी से जुड़े हुए लोग और केमिस्ट्री से जुड़े हुए लोग ड्रग डिस्कवरी के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं। तो एक बार जब हमारा एपीआई डेवलप हो जाता है तो फिर हम क्या करते हैं, सीधी सी बात है, प्री क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट करते हैं। मतलब ड्रग जो भी हमने एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलप किया है उसकी एक्टिविटी जो है वो हम चेक करते हैं एनिमल्स के ऊपर, और जब अगर एनिमल्स के ऊपर रिजल्ट काफ़ी अच्छे आते हैं तो वही उसी कॉन्स्टिट्यूएंट या एपीआई की जो हम एक्टिविटी है चेक करते हैं फिर ह्यूमंस के ऊपर, जिन्हें हम ह्यूमंस ट्रायल्स भी कहते हैं। तो ये लोग कौन होते हैं, या तो केमिस्ट्री से जुड़े हुए लोग होंगे, या फार्माकोलॉजिस्ट होंगे, फिर आ गए फार्माकोलॉजिस्ट, या टॉक्सिकोलॉजी से जुड़े हुए लोग होंगे जिसे हम टॉक्सिकोलॉजिस्ट भी कहते हैं। तो 3 अलग अलग फील्ड के लोग होते हैं जो कि प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगर प्री क्लिनिकल ट्रायल्स हमारे काफ़ी अच्छे होते हैं, उसके रिजल्ट काफ़ी अच्छे होते हैं, सक्सेसफुल होते हैं, तो फिर हम क्या करते हैं, ड्रग को फॉर्मुलेट करते हैं। मतलब इस एपीआई जो हमने एपीआई डेवलप किया है उसको उसके साथ एडिटिव्स को ऐड करके उसका एक फॉर्मुलेशन बनाते हैं और फिर उसको एक डिफरेंट डोजेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। या तो हम उसे टैबलेट बनाएंगे, कैप्सूल बनाएंगे, कोई भी डोजेस फॉर्म उसके साथ हम बना सकते हैं। और ये कौन बनाते हैं, फार्मास्यूटिक्स से जुड़े हुए लोग। जी हाँ, फार्मास्यूटिक्स जो हमारा सब्जेक्ट है, जिनका भी उसके अंदर पीएचडी होती है, एम फार्मा होता है, वो लोग फिर एक फॉर्मुलेशन को डेवलप करते हैं। जब एक बार हमारा फॉर्मुलेशन डेवलप हो गया उसके बाद हम उसका क्लिनिकल इवोल्यूशन करते हैं। क्लिनिकल इवोल्यूशन यहाँ पर मेडिसिन से जुड़े हुए लोग करते हैं। मतलब अब हमारी ड्रग जो है वो कहाँ जाएगी, पेशेंट्स के पास जाएगी, हॉस्पिटल्स में जाएगी, और वो ड्रग जो है वो पेशेंट को देना स्टार्ट कर देंगे। तो पेशेंट्स पे उसके रिजल्ट क्या आ रहे हैं, क्या अच्छे रिजल्ट मिल रहे हैं, खराब रिजल्ट मिल रहे हैं, क्या किसी टाइप का साइड इफेक्ट तो नहीं आ रहा है, ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो कौन लेता है, डॉक्टर्स लेते हैं। और डॉक्टर्स का यहाँ पर फिर इंपॉर्टेंट रोल वापस आ गया है। मतलब सबसे पहले डॉक्टर आए थे और अब वापस डॉक्टर्स आ चुके हैं। तो यहाँ पर अगर किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आती है, डॉक्टर्स हमको ये बताते हैं कि सभी चीज़ें सही चल रही हैं, किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो फिर हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट कर देते हैं और केमिकल इंजीनियर्स के थ्रू ये मैन्युफैक्चरिंग कंटिन्यू हो जाती है और ड्रग जो है वो मार्केट में आना स्टार्ट हो जाती है। तो इस तरीके से अलग अलग फील्ड से जुड़े हुए लोग जो होते हैं वो ड्रग डिस्कवरी के अंदर अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। बट यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा लोग जो हैं या जिस फील्ड के लोग हैं, मैंने पहले ही बताया, फार्माकोलॉजी से जुड़े हुए लोग और मेडिसिनल केमिस्ट्री से जुड़े हुए लोग यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं किसी भी नई ड्रग की डिस्कवरी में। तो यहाँ पर हमको एक चीज़ समझनी होगी कि जब भी कोई भी R&D लेबोरेटरी किसी नए ड्रग के कॉन्स्टिट्यूएंट के ऊपर काम करती है, नया एपीआई को डेवलप करती है, तो एवरेज देखा गया है कि एवरेज में वो 7,500 अलग अलग ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को डेवलप करते हैं या एपीआई को डेवलप करते हैं। जब ये 7,500 जो एपीआई डेवलप हुए हैं या जो ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट डेवलप हुए हैं, इनकी टेस्टिंग की जाती है तो केवल 21 ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट बचते हैं। मतलब 7,500 में से केवल 21 ही ऐसे एलिजिबल कैंडिडेट होते हैं या एलिजिबल कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जिनका यूज़ जो होता है वो एनिमल टेस्टिंग के ऊपर किया जाता है। मतलब जिनको फिर वो एनिमल्स के ऊपर टेस्ट करते हैं। यहाँ पर जो 21 हमने अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स को एनिमल्स के ऊपर टेस्ट किया, इनके जो भी रिजल्ट हमको मिलेंगे उनमें से केवल 6.5% या कह सकते हैं कि 6.5 ड्रग्स हो गई या 6.5% ही ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं जो कि ह्यूमंस के ऊपर ट्रायल के लिए जाते हैं। मतलब जिनकी टेस्टिंग जो है वो इंसानों के ऊपर होती है, ह्यूमंस के ऊपर होती है। उसके अलावा केवल जो भी ह्यूमन से भी जो भी हमको रिजल्ट मिलते हैं, क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर जो भी रिजल्ट मिलते हैं, उसमें से केवल 2.1% ही ऐसी ड्रग्स होती हैं, ये ऐसे कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं जो कि फेज 3, जी हाँ, क्लिनिकल ट्रायल्स के फेज 3 तक पहुंच पाते हैं। और इन फेज 3 मतलब 2.1 में और फेज 3 का जो भी हमारा रिजल्ट होता है, तो उनमें से हम एक ड्रग को सिलेक्ट करते हैं जिसका सबसे बेस्ट रिजल्ट होता है, और वही ड्रग जो होती है वो मार्केट तक पहुंच पाती है और मार्केट से फिर वो पेशेंट तक जाती है। इस पूरी प्रोसेस का जो समय होता है वो होता है टोटल 12 साल। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बता दूँ जो आज के समय के हिसाब से है और जो आपको जानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस पूरी प्रोसेस में जितना खर्च आता है उतना ही खर्च किसी कंपनी को अपने नए ड्रग या नए कॉन्स्टिट्यूएंट की मार्केटिंग में भी लगाने होते हैं। जी हाँ, आज के समय में मार्केटिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। खासकर आप जानते हैं कि फार्मा फील्ड के अंदर तो
डॉक्टर टू डॉक्टर कांटेक्ट करना होता है, हर डॉक्टर को आपको खुश करना होगा, तो उनको भी पेमेंट देना है, तभी वो आपकी नई ड्रग को लिखेंगे, प्रिस्क्राइब करेंगे, तो वो खर्चा भी आप जोड़ लीजिए। बाकी जो अलग दूसरे खर्चे हैं उसकी बात तो अलग ही है, बट ये खर्चा सबसे इंपॉर्टेंट होता है। तो आज मार्केटिंग में उतना ही खर्चा हो रहा है जितना किसी ड्रग को पूरा डेवलप करने में, मतलब 12 साल में किसी कंपनी ने जितना पैसा लगाया उतना ही पैसा उसको फिर मार्केटिंग में भी लगाना होता है। अगर वो मार्केटिंग में पैसा नहीं लगाएंगे तो वो ड्रग कब मार्केट में आ जाएगी और कब चली जाएगी किसी को पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि डॉक्टर जब प्रिस्क्राइब ही नहीं करेगा तो पेशेंट उस ड्रग को कभी लेगा ही नहीं। और सीधी सी बात है, ड्रग प्रिस्क्राइब ही नहीं होगी तो ना वो मेडिकल स्टोर पे पहुंचेगी, क्योंकि मेडिकल स्टोर वाला तभी ड्रग को मंगवाएगा स्टॉकिस्ट से जब कोई पेशेंट उसकी रिक्वायरमेंट मांगेगा, प्रिस्क्रिप्शन लेके आएगा। बट अगर प्रिस्क्रिप्शन होगा ही नहीं तो कोई भी फार्मासिस्ट उस ड्रग को नहीं दे पाएगा किसी भी पेशेंट को। तो आप समझ सकते हैं कि जितना खर्चा किसी भी ड्रग को डेवलप करने में लगता है उतना ही खर्चा ड्रग की मार्केटिंग करने में भी लगता है। साथ ही साथ कुछ और भी जानकारियां हैं जो आपको जानना बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, रिसर्च में जितना भी पैसा लगता है उसका 33% जो हिस्सा होता है वो रिसर्च में लगता है। वहीं जो बाकी का जो 67% जो पैसा होता है वो डेवलपमेंट में लगता है। वहीं कंपनी की कोशिश होती है कि वो इस टोटल खर्चे का, जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में जितना खर्चा हुआ है उसका 15 से 25% जो है वो सेल्स के थ्रू निकाल ले। यहाँ पर एक चीज़ और मैं आपको बता दूं कि जब भी कोई कंपनी किसी नए ड्रग को डेवलप करती है तो वो सबसे पहले उसका पेटेंट लेती है। ये पेटेंट का जो टाइम पीरियड होता है ये 20 साल होता है, मतलब 20 साल तक वही कंपनी, जिस कंपनी ने उस नए ड्रग कॉन्स्टिट्यूएंट को डेवलप किया है वही उस ड्रग को बनाएगी और बेचेगी। बट 20 साल बाद जब ये समय निकल जाएगा तो उस कंपनी से उस ड्रग का पेटेंट चला जाएगा और अब वो दवाई जो है वो दूसरी कंपनियां भी बना सकती है। बट एक चीज़ यहाँ भी देखी गई है कि कोई भी नई ड्रग मार्केट में केवल 11 साल तक ही बहुत अच्छी तरीके से सर्वाइव कर पाती है, बिकती है। उसके बाद वो ड्रग आम हो जाती है और उसकी सेल जो है वो एक जैसी बनती है, मतलब जितनी भी सेल्स की ग्रोथ होनी है वो केवल 11 साल तक देखी जाती है और उसके बाद ड्रग का या तो डिक्लाइन आ जाता है या वो सेल एक जैसी बनी हुई होती है। मतलब कंपनी के पास कमाने के लिए 11 साल का समय ही होता है। 11 साल के बाद, वैसे उनके पास तो पेटेंट 20 साल का है, वो 20 साल तक ड्रग को कमा सकते हैं। बट मैंने आपको बताया है कि ये देखा गया है कि 11 साल तक ही कंपनियां उससे पैसा बना पाती हैं और जो बाकी के 9 साल होते हैं उसके बाद उसकी जो सेल होती है वो एक जैसी बनी हुई रहती है। तो यहीं पे हम ये वीडियो अपना कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको बस ये बताने की कोशिश करी है कि ये जो ड्रग डिस्कवरी होती है, इस डिस्कवरी के अंदर कौन कौन से लोग होते हैं जो अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जिससे कि आप अगर अपना कैरियर ड्रग डिस्कवरी या R&D के अंदर बनाना चाहते हैं फार्मा फील्ड के अंदर, तो आपको पहले से ही पता हो कि आपको क्या करना है, आपको कौन सी फील्ड के अंदर अपनी मास्टर्स करनी है या PhD करनी है, तभी आप इस फील्ड के अंदर आ पाएंगे। उसके अलावा भी मैंने कुछ और भी जानकारियां आपको देने की कोशिश करी है जो आपको जानना बहुत ही ज़रूरी है। ये वीडियो हम यहीं कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट से मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और यहीं बने रहिए मेरे साथ।